ये कहानी है एक छोटी सी गांव सीतापुर की, जहां हर कोई अपने पेट पालने के लिए दिन रात मेहनत करता था। कोई खेतों में काम करता था, कोई शहर जाकर नौकरी करता था, तो कोई बाजार के चौक में छोटी सी दुकान लगाकर सामान बेचता था। उसी गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम किशोर था। वो दूसरों के खेतों में मजदूरी करता था और दिन भर धूप में पसीना बहाकर थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करता था, जिससे किसी तरह उसका घर चलता था। एक दिन जब किशोर थक कर शाम को अपने घर पहुंचा तो उसके चेहरे पर साफ थकान झलक रही थी। तभी उसकी पत्नी सीता ने धीमे स्वर में उससे कहा, अजी सुनते हो, आखिर कब तक ऐसा ही चलता रहेगा? महंगाई तो आसमान छू रही है। इन थोड़े थोड़े पैसों से घर चलाना मुश्किल होता जा रहा है। मुझे लगता है कि अब आपको कोई दूसरा काम करना चाहिए। हाँ सीता, तुम सही कह रही हो, लेकिन मैं करूँ तो क्या करूँ? मुझे खेती के काम के अलावा कुछ और आता ही नहीं। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? क्यों ना हम अपना कुछ शुरू करें? मैंने देखा है बाजार के चौक में लोग तरह तरह का खाना बेचते हैं और अच्छी कमाई कर लेते हैं। पर हम बेचेंगे क्या? चिकन मसाला, चिकन बिरयानी, मटन चाप, फिश करी सब तो पहले से बिक रहा है। ऐसा क्या अलग करेंगे कि लोग हमारे पास आएं? पहले आप बाजार से मछली ले आइए, ताकत भी मिलेगी और कुछ नया सोचने का मौका भी। तभी किशोर बाजार जाता है और मछली का भाव पूछने लगता है। अरे भाई, मछली क्या भाव चल रहा है? भाई साहब, मछली के भाव तो आसमान छू रहे हैं। 1 किलो रोहू मछली 450 रुपए की हो गई है। बस झींगा का भाव कम हुआ है। 1 किलो झींगा 40 रुपए का है। किशोर सोचता है, झींगा इतना सस्ता मिल रहा है, सोच रहा हूँ झींगा लेकर चलता हूँ आज। अरे भाई, एक काम करो, 2 किलो झींगा दे दो। तभी किशोर 2 किलो झींगा लेकर घर जाने लगता है और घर पहुंचते ही उसकी पत्नी सीता कहने लगती है, अरे इतनी सारी झींगा क्यों ले आए? बाकी मछली नहीं मिली क्या? मैं क्या ही बोलूं तुम्हें, मछलियों का भाव आसमान छू रहा है। 1 किलो रोहू मछली 400 रुपए हो गया है। बस झींगा मछली का भाव गिरा हुआ था। 1 किलो बस 40 रुपए में मिल रहा था, सोचा ले आता हूँ। तभी सीता कुछ देर के लिए सोचती है और फिर किशोर से कहती है, क्यों ना हम झींगा बिरयानी बेचना शुरू करें? जब मैं छोटी थी तब झींगा बहुत सस्ते मिल जाते थे। मेरी माँ झींगा लाकर एक बेहतरीन झींगा बिरयानी बनाया करती थी। मैं भी उनकी मदद किया करती थी, इसलिए मुझे आज भी याद है कि उसे कैसे बनाते हैं। अगर हम वही खास स्वाद लोगों तक पहुंचाएं, तो शायद हमारी बिरयानी सबसे अलग होगी। अरे वाह सीता, ये तो तुमने बहुत बढ़िया सुझाव दिया। ठीक है, यही करते हैं फिर। लेकिन हमारे पास तो ठेला भी नहीं है। उसकी चिंता मत कीजिए आप। अभी बाजार जाकर झींगा, चावल और बाकी जरूरी सामान ले आइए। बिरयानी बनाने की तैयारी मैं संभाल लूंगी। और जहाँ तक ठेले की बात है, मेरी एक सहेली है, स्वभाव से थोड़ी खड़ूस है, लेकिन दिल की बुरी नहीं है। उसके पास 2 ठेले हैं। मैं उससे एक ठेला कुछ दिनों के लिए उधार मांग लूंगी। जब हमारा काम चल पड़ेगा तब हम अपना नया ठेला खुद खरीद लेंगे। इतना कहकर सीता तुरंत अपनी सहेली के घर की ओर चल पड़ी। तभी सीता की दोस्त उसे देखकर, अरे सीता, तुम इतने दिनों बाद यहाँ आई हो, सब ठीक तो है? कोई काम था क्या? हाँ माधुरी, दरअसल मुझे तुमसे थोड़ा काम था। मैंने सुना है कि तुम्हारे पास 2 ठेले हैं। अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो क्या तुम मुझे एक ठेला कुछ दिनों के लिए उधार दे सकती हो? हाँ, मैं तुम्हें ठेला तो दे दूंगी, लेकिन हर महीने थोड़ा बहुत किराया देना पड़ेगा। ठीक है माधुरी, तुम बता दो कितना देना होगा महीने का। मैं उसी हिसाब से तुम्हें हर महीने पैसे देती रहूंगी। वैसे तो मेरे पति 2500 रुपए मांगते हैं, पर तुम मेरी सहेली हो इसलिए मैं तुमसे सिर्फ 1000 रुपए ही लूंगी। ठीक है माधुरी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहकर सीता ठेला लेकर घर की ओर जाने लगती है और दूसरी ओर किशोर दुकान से सारा सामान खरीदकर घर लौटता है और दोनों घर के बाहर मिलते हैं। आ गए तुम? लगता है सारा सामान लेकर आए हो। हाँ, तुम्हें ठेला मुफ्त में मिला या हमें कुछ पैसे देने होंगे? तुम्हें पता है मेरी सहेली कितनी खड़ूस है, कुछ भी मुफ्त में थोड़ी देती। हमें हर महीने उसे 1000 रुपए देने पड़ेंगे और जब हमारे पास पैसा हो जाएगा तब हम अपना खुद का ठेला खरीदेंगे। अच्छा ठीक है, चलो अब तुम जल्दी से झींगा बिरयानी बना दो, फिर मैं उसे बेचने निकल जाता हूँ। लेकिन रास्ते में मैंने देखा कि बहुत सारे लोग तरह तरह का खाने का सामान बेच रहे थे। तुम्हें क्या लगता है, इतने लोगों के बीच कोई मेरे पास आएगा? तुम इतना बुरा क्यों सोचते हो? जब कोई काम करने निकलते हैं तो अच्छा सोचकर ही निकलना चाहिए। अगर हम पहले से ही डर जाएंगे तो हिम्मत कैसे जुटाएंगे? तभी किशोर की पत्नी सीता झींगा बिरयानी बनाना शुरू कर देती है और झींगा बिरयानी बनाकर वो किशोर को देती है। किशोर झींगा बिरयानी खाता है, फिर कहता है, वाह मोहतरमा, तुमने तो कमाल कर दिया। क्या लाजवाब झींगा बिरयानी बनाई है तुमने।
मैंने आज तक अपनी जिंदगी में इतनी स्वादिष्ट बिरयानी कभी नहीं खाई। मुझे पूरा यकीन है कि अगर मैं तुम्हारे हाथों की बनी ये झींगा बिरयानी बेचने जाऊंगा तो सबको जरूर पसंद आएगी। तभी किशोर झींगा बिरयानी लेकर अपना ठेला गांव के एक मैदान में लगा देता है और जोर जोर से कहने लगता है, आओ भाई आओ, किशोर की झींगा बिरयानी खाओ। ऐसी लाजवाब झींगा बिरयानी जो तुमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाई होगी। तभी किशोर की आवाज सुनकर एक आदमी वहां आता है और कहने लगता है, झींगा बिरयानी? क्या कह रहे हो किशोर भैया? मैं तो जिंदगी में पहली बार सुन रहा हूँ कि झींगे की भी बिरयानी बनती है। हाँ भाई, तुमने बिल्कुल सही सुना है। इस गांव में मैं पहला आदमी हूँ जो झींगा बिरयानी बेच रहा है। तुम एक प्लेट खाकर तो देखो, अगर तुम्हें पसंद ना आए तो पैसे मत देना। वैसे तुम एक प्लेट झींगा बिरयानी कितने में देते हो? मैं तो बस 70 रुपए में भरपेट झींगा बिरयानी देता हूँ, वो भी शुद्ध घी में बनी हुई। एक बार खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। अच्छा, जब तुम इतना ही कह रहे हो तो मेरे लिए भी एक प्लेट झींगा बिरयानी लगा दो। तभी किशोर उस आदमी को एक प्लेट झींगा बिरयानी दे देता है। वो बड़े मजे से झींगा बिरयानी खाने लगता है और फिर खुश होकर कहता है, वाह किशोर भैया, तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। मैंने सच में जिंदगी में इतनी स्वादिष्ट झींगा बिरयानी कभी नहीं खाई, वो भी सिर्फ 70 रुपए में। मैं फिर कल दोबारा आऊँगा। मैंने कहा था ना, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। और हाँ भाई, गांव वालों को मेरी झींगा बिरयानी के बारे में बताना मत भूलना। तभी वो आदमी गांव में जाकर सबको किशोर की झींगा बिरयानी के बारे में बताता है। देखते ही देखते किशोर की दुकान पर भीड़ बढ़ने लगती है और कुछ ही देर में उसकी सारी झींगा बिरयानी बिक जाती है। खुशी खुशी पैसे समेटकर किशोर घर की ओर चल पड़ता है। अरे वाह मोहतरमा, आज तो तुमने सच में धमाल मचा दिया। लोगों को तुम्हारे हाथों की बनी झींगा बिरयानी इतनी पसंद आई कि ठेला खोलने के आधे घंटे के भीतर ही सारी बिरयानी बिक गई और सोचो कितने सारे पैसे भी मिल गए। हाँ, मैं तुम्हारी खुशी भी देख रही हूँ और ये पैसे भी। अगर हमारा धंधा ऐसे ही चलता रहा तो हम सच में एक अच्छी जिंदगी जी पाएंगे। मैं बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि हमारे इस छोटे से काम को किसी की नज़र ना लगे। चलो ये सब छोड़ो और अब खाना खाते हैं। अगले ही दिन गांव के चौराहे पर बैठे पुराने बिरयानी वाले आपस में बातें करने लगे। उनमें से एक जो सालों से वहां चिकन बिरयानी बेच रहा था, गुस्से में बोला, ये नया आदमी कौन है ये किशोर? आते ही हमारा धंधा खराब करने लगा। कल आधे घंटे में उसकी सारी झींगा बिरयानी बिक गई और हमारे यहाँ ग्राहक भी नहीं आए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा क्या होगा? कुछ करना पड़ेगा, वरना ये नया ठेला वाला हमें पीछे छोड़ देगा। जब किशोर अपना ठेला लगाकर ग्राहकों को आवाज दे रहा था, तभी वही पुराना बिरयानी वाला अपने 2 साथियों के साथ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। ओए किशोर, बड़ा धंधा चमका रहा है आजकल। लगता है गांव में नया नया आया है और सीधे हमारी रोटी पर लात मारने चला है। किशोर थोड़ा घबरा गया, लेकिन खुद को संभालते हुए बोला, भाई मैं तो बस अपना पेट पालने के लिए काम कर रहा हूँ, किसी का नुकसान करने का इरादा नहीं है। देखो, यहाँ सालों से हम धंधा कर रहे हैं। अगर हमारे ग्राहकों को छीनने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा, समझे? किशोर चुपचाप घर लौट आया। सीता ने उसे देखते ही पूछा, क्या बात है, आज तुम कुछ ज्यादा ही जल्दी वापस आ गए और तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? कोई गड़बड़ हुई है क्या? हाँ, गड़बड़ तो हुई है। चौक पर जो लोग ठेला लगाकर बिरयानी बेचते हैं वे गुंडों को साथ लेकर मेरे पास आए थे। मुझे धमकाने लगे। ज़्यादा नुकसान ना हो इसी डर से मैं वहाँ से वापस आ गया। ये लोग भी ना किसी को चैन से अपना धंधा तक नहीं करने देते। तभी सीता कुछ देर सोचने लगी और बोली, मेरे पास एक विचार है, क्यों ना इस बार हम सरपंच और गांव वालों की मदद लें? क्या कहते हो? लेकिन सरपंच और गांव वाले हमारी मदद कैसे करेंगे? लोगों को हमारी झींगा बिरयानी बहुत पसंद आई है। अगर हम अपनी परेशानी सबको बताएंगे तो वे जरूर हमारा साथ देंगे। ठीक है, चलो गांव वालों की मदद लेते हैं। तभी दोनों सरपंच की बैठक पर पहुंचे। तभी किशोर कहता है कि सरपंच जी, हमें आपकी और पूरे गांव की मदद चाहिए। क्यों किशोर, ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें पूरे गांव की मदद चाहिए? सब ठीक तो है? सरपंच जी, जब मैंने नया ठेला खोला और झींगा बिरयानी बेचना शुरू किया तो लोगों को बहुत पसंद आई। इसी वजह से दूसरे ठेलों पर ग्राहक कम जाने लगे। तब वे लोग मेरे पास आकर मुझे धमकाने लगे। डर के कारण मैं वापस आ गया। अरे किशोर, तुम्हारे साथ तो बहुत गलत हुआ। मेरे पास एक उपाय है। मैं वादा करता हूँ उन लोगों को सबक जरूर सिखाया जाएगा। तभी सरपंच अपनी खुराफाती योजना किशोर को बताता है। अगले दिन किशोर अपनी झींगा बिरयानी लेकर उसी जगह पर वापस आ जाता है। तभी सारे लोग किशोर के पास खिंचे चले आते हैं और जैसे ही किशोर के ग्राहक चले जाते हैं तभी वो बिरयानी वाला वापस आता है
और किशोर को धमकाते हुए कहता है, क्या रे किशोर, ज्यादा उछल रहा है क्या? देख रहा हूँ तेरे तेवर दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। लगता है तुझे तेरी औकात दिखानी पड़ेगी। मैंने तुझे मना किया था ना यहाँ ठेला ना लगाने के लिए, फिर भी तेरी इतनी हिम्मत कि यहीं आकर लगा दिया। आज तो तेरे हाथ पैर तोड़कर ही भेजूंगा। तभी उसकी ये बातें सुनकर सरपंच और गांव वाले जल्दी से किशोर के पास आ जाते हैं। सरपंच जी, आप यहाँ? हाँ बेटा, मैं ही सरपंच हूँ और मैंने तुम्हारी पूरी बात सुन ली है। मैं यहाँ तुम्हारी दादागिरी छुड़ाने आया हूँ। अरे सरपंच जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं लालच और घमंड के कारण ये सब कर बैठा, क्योंकि मेरे धंधे में कुछ ज़्यादा ही घाटा हो रहा था। इसी कारण मुझे ये कदम उठाना पड़ा। और किशोर भाई, मुझे माफ़ कर दो। तुम्हें माफ़ी नहीं, तुम्हें तो दादागिरी करने के लिए सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। आज के बाद तुम इस गाँव में कोई भी दुकान नहीं खोल सकते। सरपल जी, रहने दीजिए। मुझे यकीन है कि इसे अपनी गलती का एहसास हो गया होगा, इसलिए इसे एक बार छोड़ देते हैं। धन्यवाद किशोर भाई, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और मैं ये वादा करता हूँ कि मैं कभी ऐसी हरकत दोबारा नहीं करूँगा। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम हमेशा रंग लाता है और जलन व दादागिरी से कभी सच्ची सफलता नहीं मिलती।